हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो गाइस, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अंगूर की खेती। अंगूर के बारे में आज अपन पूरा पढ़ेंगे। अंगूर में क्या होता है, अंगूर का बॉटनिकल नेम क्या है, कुल क्या है, फैमिली क्या है, इन सब के बारे में गाइस अपन आज अध्ययन करेंगे। तो गाइस, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर और कमेंट जरूर करें। तो गाइस, हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो गाइस, पढ़ते हैं अंगूर के बारे में। तो गाइस, अंगूर का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो गाइस, अंगूर का बॉटनिकल नेम होता है, अंगूर का बॉटनिकल नेम होता है गाइस विटिस विनिफेरा। तो गाइस, अंगूर का बॉटनिकल नेम होता है विटिस विनिफेरा। और अंगूर के कुल की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं। फैमिली या कुल की बात करते हैं तो अंगूर की फैमिली होती है गाइस विटेसी। अंगूर की फैमिली क्या होती है गाइस विटेसी। और मैं गुणसूत्रों की बात करता हूं गाइस, इसमें गुणसूत्रों की संख्या। तो गाइस, अंगूर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 40, लेकिन गाइस ये होते हैं द्विगुणित। अंगूर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 40, लेकिन ये होते हैं द्विगुणित। लेकिन आम के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या होती है 40, लेकिन वहां आम के अंदर होते हैं गाइस चतुर्थ गुणित। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, कहां द्विगुणित है और कहां चतुर्थ गुणित है, ये चीज अपने को याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ गाइस इसको उत्पत्ति स्थान की, तो अंगूर का उत्पत्ति स्थान है गाइस आर्मोनिया। उत्पत्ति स्थान तो गाइस, अंगूर का उत्पत्ति स्थान है आर्मोनिया। आर्मोनिया, या अपन बोल सकते हैं गाइस ब्लैक कैस्पियन सागर, या अपन बोल सकते हैं एशिया माइनर के पास। तो गाइस, इसका सेकंड नाम है ब्लैक ब्लैक कैस्पियन सागर। ब्लैक कैस्पियन सागर। तो गाइस, अंगूर का उत्पत्ति स्थान है ब्लैक कैस्पियन सागर, आर्मोनिया, या अपन बोल सकते हैं गाइस लीव एशिया माइनर, एशिया माइनर के पास। तो गाइस, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, तीनों में से कोई सा ऑप्शन में आ सकता है, तो अपने को वो करने, तो अपने को तीनों नाम याद होने चाहिए। अंगूर का उत्पत्ति स्थान है आर्मोनिया। आर्मोनिया अगर ऑप्शन में नहीं है तो वहां जाएगा ब्लैक कैस्पियन सागर। ब्लैक कैस्पियन सागर भी ऑप्शन में नहीं है तो एशिया माइनर के पास का जो क्षेत्र है वही है गाइस आर्मोनिया। तो वो अपना उत्पत्ति स्थान, ये अपने को ध्यान रखना है गाइस। अगला बात करता हूं मैं गाइस इसके फल के प्रकार के बारे में। अंगूर का फल का प्रकार क्या होता है? फल का प्रकार। तो गाइस, अंगूर के फल के प्रकार की बात करता हूं तो अंगूर का फल का प्रकार होता है गाइस सरस या बेरी। तो गाइस, अंगूर का फल का प्रकार क्या होता है? सरस या बेरी। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और गाइस, मैं बात करता हूं अंगूर के खाने योग्य भाग की, तो अंगूर का खाने योग्य भाग होता है वो होता है पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। तो अंगूर का खाने योग्य भाग क्या है? खाने योग्य भाग वो है गाइस पेरिकार्प। पेरिकार्प को बोलते हैं गाइस मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। और गाइस, और इसका होता है प्लस प्लेसेंटा। तो गाइस, ये है अंगूर का खाने योग्य भाग है पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और गाइस, मैं बात करता हूं अंगूर किसका स्रोत है, तो मुख्य स्रोत किसका है? तो अंगूर के मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो अंगूर से अधिकतर गाइस मैं बात करूं तो किशमिश बनाई जाती है। किशमिश। और गाइस, किशमिश को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिन। और गाइस, किशमिश के अंदर सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। किशमिश के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है गाइस, कार्बोहाइड्रेट वो होता है गाइस किशमिश के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है गाइस 78%।
और आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है 27% ये चीज ध्यान रखना गाइस। मुख्य स्रोत की बात करें तो अंगूर से मुख्यतः किशमिश बनाई जाती है। किशमिश को इंग्लिश में रेजिन बोलते हैं। और यह किशमिश के अंदर क्या पाया जाता है? किशमिश के अंदर पाया जाता है गाइस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा पाई जाती है? वो पाई जाती है गाइस 78% कार्बोहाइड्रेट होता है किशमिश के अंदर। और मैं बात करूं गाइस आलू की, आलू के अंदर होता है 27% कार्बोहाइड्रेट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां आप नोट ऊपर लिख लो, आलू में कार्बोहाइड्रेट वो होती है गाइस 27%। ये चीज ध्यान रखना। और गाइस बाकी मैं आपको जब आलू पढ़ाऊंगा तो तब भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ मेरे को याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस अपन बात करते हैं अब गाइस अंगूर का अपन उपयोग ये भी करते हैं शराब बनाने के लिए। तो अंगूर का उपयोग गाइस शराब बनाने के लिए किया जाता है। तो शराब बनाने का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस? शराब का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं गाइस इनोलॉजी। शराब का अध्ययन, शराब, तो गाइस शराब का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शराब के अध्ययन को बोलते हैं गाइस इनोलॉजी। ये चीज गाइस ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है न्यू पैटर्न से। तो गाइस ये चीज आपको पता होना चाहिए कि शराब बनाने का अध्ययन क्या कहलाता है। तो गाइस शराब बनाने का अध्ययन कहलाता है इनोलॉजी। इनोलॉजी किसे बोलते हैं? शराब बनाने के अध्ययन को इनोलॉजी बोलते हैं। लेकिन गाइस मैं बात करूं अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अंगूर की खेती कर रहे हैं तो उस अध्ययन को क्या बोलेंगे? उस अध्ययन को बोलेंगे गाइस विटीकल्चर। तो गाइस मैं बात करूं अंगूर की खेती के अध्ययन को, अंगूर की खेती के अध्ययन को तो अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या बोलते हैं गाइस? वो बोलते हैं गाइस विटीकल्चर। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। शराब का अध्ययन क्या कहलाता है और अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? शराब का अध्ययन तो कहलाता है गाइस इनोलॉजी। और अब मैं बात करूं अंगूर की खेती का अध्ययन, तो अंगूर की खेती का अध्ययन कहलाता है गाइस विटीकल्चर। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अगले पॉइंट की बात करता हूं मैं गाइस, जो अंगूर के अंदर जो खट्टापन होता है या अम्लता होती है, तो अंगूर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गाइस अंगूर के अंदर पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए। तो अंगूर के अंदर खट्टापन या अम्लता, तो गाइस अंगूर के अंदर जो अम्लता होती है वो होती है टार्टरिक अम्ल के कारण। तो अंगूर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर के अंदर पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। और गाइस मैं बात करता हूं अगला, अंगूर के अंदर कौन कौन से शर्कराएं पाई जाती हैं? तो गाइस अंगूर के अंदर दो शर्करा पाई जाती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज कितनी मात्रा में पाई जाती है? ग्लूकोज पाई जाती है 8 से 13%। और मैं फ्रक्टोज की बात करूं, फ्रक्टोज पाई जाती है गाइस 7 से 21%। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। तो गाइस अपन बात करते हैं शर्करा की, अंगूर के अंदर कौन कौन सी शर्कराएं पाई जाती हैं। तो बात करते हैं शर्करा। शर्करा में पाई जाती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तो पाई जाती है 7 से 21%। और ग्लूकोज पाई जाती है, ग्लूकोज पाई जाती है 8 से 13%। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कौन कौन सी शर्करा पाई जाती है अंगूर के अंदर। तो अंगूर के अंदर दो शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। फ्रक्टोज पाई जाती है 7 से 21%, ग्लूकोज पाई जाती है 8 से 13%। तो अगले बात करते हैं अंगूर कब आया और कौन लेके आया अंगूर को। तो अंगूर की बात करता हूं तो 1300 ईस्वी पूर्व अंगूर अफगानी लुटेरों द्वारा लाया गया भारत के अंदर। तो अंगूर कब लाया गया? 1300 ईस्वी पूर्व। किसके द्वारा लाया गया? वो लाया गया गाइस अफगानी लुटेरों के द्वारा। तो अंगूर अफगानी
लुटेरो द्वारा भारत लाया गया। तो अंगूर कब आया? अंगूर आया गाइस 1300 ईस्वी में। वो किसके द्वारा लाया गया? अंगूर लाया गया गाइस अफगानी लुटेरो द्वारा। भारत में अंगूर 1300 ईस्वी पूर्व लाया गया। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं, अंगूर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? अंगूर के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो गाइस बात करूं मैं अंगूर में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अंगूर के अंदर विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अगले बात करते हैं गाइस इसका टीएसएस। अंगूर का सामान्य टीएसएस की बात करें, टीएसएस की बात करें तो सामान्य तो होता है गाइस 15 से 18%। और मैं बात करूं गाइस किशमिश में कितना टीएसएस होता है, तो किशमिश में टीएसएस होता है गाइस 22 से 23%। किशमिश, तो किशमिश में टीएसएस होता है 22 से 23%। और एक आती है गाइस अंगूर के द्वारा बनाई जाती है रेड वाइन, जो कि एक शराब होती है, क्वालिटी शराब होती है। तो उसके अंदर कितना टीएसएस होता है? मीठी शराब जिसे बोलते हैं, तो उसके अंदर टीएसएस होता है 24 से 25%। तो रेड वाइन कॉस्टली होती है गाइस। रेड वाइन के अंदर टीएसएस होता है 24 से 25%। और गाइस मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं, रेड वाइन का उपयोग अधिकतर महिलाएं करती हैं, क्योंकि ये शराब क्या होती है? मीठी होती है। इस वजह से गाइस ये महिलाओं को पसंद आती है, तो महिलाएं अधिक इसका सेवन करती हैं। ये चीज भी अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए रेड वाइन के बारे में। अगला बात करते हैं गाइस इसके क्षेत्रफल एवं उत्पादन की। अंगूर का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्या है? क्षेत्रफल एवं उत्पादन, तो मैं बात करता हूं क्षेत्रफल एवं उत्पादन की। तो क्षेत्रफल उत्पादन की बात करते हैं, तो गाइस मैं बता दूं चीन का प्रथम स्थान है उत्पादन में। उत्पादन में तो चीन का प्रथम स्थान है और भारत का है सेकंड स्थान। तो गाइस बात करते हैं, चीन का प्रथम स्थान है, चीन का उत्पादन में फर्स्ट स्थान है। तो गाइस चीन का उत्पादन में फर्स्ट स्थान है और भारत का है उत्पादन में सेकंड स्थान। भारत का उत्पादन में सेकंड स्थान। लेकिन मैं बात करूं गाइस उत्पादकता के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, तो उत्पादकता के आधार पर भारत का है फर्स्ट स्थान। उत्पादन के आधार पर तो है दूसरा स्थान, लेकिन उत्पादकता के आधार पर है फर्स्ट स्थान। मतलब कि भारत के अंदर सर्वाधिक अंगूर उत्पाद किए जाते हैं। उत्पादकता के आधार पर उत्पादकता के आधार पर है, वो है भारत का फर्स्ट स्थान है गाइस उत्पादकता के आधार पर। तो गाइस उत्पादकता के आधार पर अगर क्वेश्चन आ रहा है कि अंगूर का उत्पादकता के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, तो उत्पादकता के आधार पर तो है गाइस फर्स्ट स्थान। लेकिन बात करते हैं गाइस उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर है सेकंड स्थान। भारत फर्स्ट उत्पादकता के आधार पर तो फर्स्ट स्थान लेके चलता है, लेकिन उत्पादन भारत के अंदर कम होता है, लेकिन फिर भी उत्पादकता ज्यादा होती है। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं भारत के अंदर सर्वाधिक अंगूर उत्पादक कहां होते हैं, भारत में सर्वाधिक अंगूर उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो गाइस मैं बात करूं भारत में सर्वाधिक अंगूर उत्पादकता वाला राज्य है, वो है गाइस महाराष्ट्र।
तो कौन सा राज्य है वो है गाइस महाराष्ट्र। और मैं बात करूंगा इसके संस्थान की, तो एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर अंगूर। तो नेशनल रिसर्च सेंटर अंगूर वो है गाइस पुणे महाराष्ट्र। तो एनआरसी अंगूर कहाँ है, वो है पुणे महाराष्ट्र। एनआरसी की फुल फॉर्म नेशनल रिसर्च सेंटर वो है अंगूर का पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ये चीज पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं गाइस इसके जलवायु की। अंगूर के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है, ये चीज अपन बात करते हैं गाइस। तो मैं बात करूंगा इस जलवायु। अंगूर के लिए जो जलवायु उपयुक्त मानी जाती है वो मानी जाती है गाइस उपोष्णीय। उपोष्णीय जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। तो उपोष्णीय जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन गाइस क्या होता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि अंगूर के अंदर कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है और उपोष्णीय ऑप्शन में नहीं रहता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, तो गाइस आप यहां नोट डाल के लिख लो। ऐसी सिचुएशन में अपने को हैंडल करनी है तो नोट डाल के लिख लो। अगर ऑप्शन में उपोष्णीय नहीं है तो वहां पर शीतोष्ण जलवायु उत्तर जाएगा। तो गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ऑप्शन के अंदर उपोष्णीय नहीं है तो वहां पे शीतोष्णीय आंसर जाएगा। यहां आप एक क्वेश्चन भी लिख लो गाइस। क्वेश्चन है अंगूर के लिए उपयुक्त जलवायु है। तो गाइस ऑप्शन दे दूं मैं, तो गाइस ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर क्वेश्चन आता है अंगूर के लिए उपयुक्त जलवायु है, ये क्वेश्चन आता है तो गाइस इसमें उपोष्णीय तो कहीं आंसर के अंदर है ही नहीं, ऑप्शन के अंदर उपोष्णीय है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में गाइस अपन क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में गाइस अपना आंसर जाएगा शीतोष्णीय। तो गाइस अपना आंसर क्या जाएगा, शीतोष्णीय जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। तो गाइस ये अपने को आंसर करके आना है। अगर ऑप्शन के अंदर नहीं है उपोष्णीय तो शीतोष्णीय आंसर जाएगा। यहां मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। ये चीज आप भी एज इट इज लिख लेना है क्योंकि ये गाइस डाउट बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं गाइस इसके
मृदा की। तो मैं बात करता हूं अंगूर के लिए कैसी मृदा उपयुक्त मानी जाती है। तो अंगूर के लिए मानी जाती है गाइस जल निकास युक्त हल्की दोमट मृदा। तो गाइस क्या मानी जाती है, जल निकास युक्त हल्की दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। और गाइस मैं मृदा की पीएच की बात करता हूं, तो पीएच होता है 6.5 से 7.5। ये गाइस का पीएच होता है। मृदा का इतना पीएच होना चाहिए, मतलब कि हल्का क्षारीय। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। और गाइस मैं बात करता हूं अगर क्षारीय मृदा है तो क्षारीय मृदाओं के अंदर अंगूर के कौन कौन से मूल ग्रंथ उपयोग किए जाते हैं, जिनके कारण अपन क्षारीय मृदाओं में भी अंगूर की खेती को सर्वाइव कर सकते हैं। तो कुछ मूल ग्रंथ हैं वो अपने को पता होना चाहिए। तो क्षारीय मृदाओं के लिए गाइस कौन कौन से मूल ग्रंथ हैं, तो वो अपन लिख लेते हैं। मूल ग्रंथ, मूल ग्रंथ। तो गाइस कुछ मूल ग्रंथ हैं जो अपने को पता होना चाहिए, जो क्या करते हैं क्षारीय मृदाओं में भी अच्छे से सर्वाइव हो जाते हैं। तो मूल ग्रंथ है डोगरिन, सोलेनेमा, साल्ट क्रिक, सोलह 13 और 16-19। एक और मूल ग्रंथ है गाइस, वो है टेल की 5A। तो गाइस कौन कौन से मूल ग्रंथ है, तो मूल ग्रंथ है टोल की, सोलेनेमा, साल्ट क्रिक, 16-16, 16-13, 16-19 और एक है गाइस टेल की 5A। ये मूल ग्रंथ क्या है गाइस, ये मूल ग्रंथ वह हैं जो क्षारीय मृदाओं में भी सर्वाइव हो जाते हैं। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। तो गाइस मैं तो अगला पॉइंट आता है फूल एवं फल। तो अगला पॉइंट क्या है, फूल एवं फल। तो बात करते हैं अंगूर का पुष्पक्रम क्या होता है। तो अंगूर का पुष्पक्रम होता है पैनिकल पुष्पक्रम, वो होता है पैनिकल। और बात करता हूं इसमें परागण की, परागण, तो वो होता है गाइस स्वपरागण। अंगूर के अंदर स्वपरागण होता है। और बात कर फल पकने के आधार पर किस प्रकार का है, फल पकने के आधार पर नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। और गाइस फूल से फल बनने में, फूल से फल बनने में 3 से 4 माह का समय लगता है। तो गाइस फल पकने के आधार पर किस प्रकार का है, पकने के आधार पर नॉन क्लाइमेट्रिक, अंगूर अमरूद नॉन क्लाइमेट्रिक, सॉरी अंगूर अनार नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं, वे फल जो पूर्णतः पकने के बाद ही पौधे से अलग किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। मतलब कि इनको प्रिजर्वेशन द्वारा नहीं पकाया जाता, ये पेड़ के ऊपर ही पकते हैं। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आता है प्रवर्धन, प्रोपोगेशन। प्रवर्धन की बात करूं, प्रोपोगेशन इंग्लिश में नहीं, प्रवर्धन। तो अंगूर के अंदर जो प्रवर्धन होता है
वो होता है हार्ड वुड कटिंग। हार्ड वुड कटिंग मतलब कठोर काष्ठीय कलम। कठोर काष्ठीय कलम। तो अंगूर के अंदर प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? प्रवर्धन होता है गाइस, प्रवर्धन का समय तो प्रवर्धन का समय है या तो कर सकते हैं अपन नवंबर से दिसंबर के अंदर, और या अपन कर सकते हैं फरवरी और मार्च में। और यही बात करता हूं गाइस मैं पुष्पन की। तो पुष्पन की बात करूं गाइस, तो अंगूर के अंदर दक्षिण भारत, उत्तर भारत, उत्तर भारत में जो अंदर फरवरी, तो गाइस उत्तर भारत के अंदर जो पुष्प आते हैं अंगूर की बेल में वो आते हैं फरवरी मार्च के अंदर। लेकिन मैं बात करूंगा साउथ, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत के अंदर गाइस दो समय इसमें पुष्पन होता है। एक तो होता है गाइस जून जुलाई में, दूसरा होता है गाइस नवंबर दिसंबर। तो ये होता है गाइस जून जुलाई, और गाइस दूसरा पुष्प दोबारा पुष्पन होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर। तो अपने को पता होना चाहिए भारत के अंदर अंगूर में पुष्पन कब होता है, उत्तर भारत में अंगूर में पुष्पन कब होता है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत में पुष्पन होता है, फर्स्ट पुष्पन होता है जून जुलाई में, और दोबारा पुष्पन होता है अक्टूबर नवंबर में, सॉरी नवंबर दिसंबर में। ठीक है, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अगले बात करते हैं पौध। पौध तो अगला पॉइंट आता है पौध रोपण। तो पौध रोपण में क्या करते हैं, गड्ढे का आकार, तो इसके अंदर गड्ढे का आकार कितना रखा जाता है? अंगूर के अंदर गड्ढे का आकार रखा जाता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो गड्ढे का आकार रखा जाता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और मैं बात करूं दूरी की, तो आर इंटू पी, दूरी को अपन डोनोट करते हैं रो इंटू प्लांट, रो से रो की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी, वो रखते हैं 3 मीटर इंटू 3 मीटर। तो आर इंटू पी क्या रखते हैं 3 मीटर इंटू 3 मीटर, और गड्ढे की दूरी क्या रखते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर, गड्ढे का आकार 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है इसमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। क्या है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग? ट्रेनिंग और प्रूनिंग, तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग, ट्रेनिंग को बोलते हैं संघाई, काट छांट, और प्रूनिंग को बोलते हैं जब अपन फलोत्पादन अधिक प्राप्त करते हैं तो उसके लिए जो अवांछित शाखाओं को हटाया जाता है एक सेप। ट्रेनिंग तो अपन क्या करते हैं गाइस, एक सेप देने के लिए करते हैं, लेकिन जब प्रूनिंग कब करते हैं, प्रूनिंग उलझी हुई शाखाओं को वे फलन अधिक प्राप्त करने के लिए अपन प्रूनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग करते हैं अपन एक प्रॉपर शेप देने के लिए, पौधे को मतलब शक्तिशाली बनाने के लिए अपन ट्रेनिंग का उपयोग करते हैं, और प्रूनिंग का उपयोग करते हैं अपन फसल उत्पादन में। तो मैं बात करता हूं प्रूनिंग की। तो प्रूनिंग
उत्तर भारत के अंदर प्रूनिंग कब की जाती है और दक्षिण भारत के अंदर प्रूनिंग कब की जाती है। तो मैं बात करूं उत्तर भारत के अंदर, तो उत्तर भारत में प्रूनिंग की जाती है, वो की जाती है दिसंबर से जनवरी के माह में। तो उत्तर भारत में प्रूनिंग कब की जाती है, वो की जाती है दिसंबर से जनवरी में। और मैं बात करूंगा इस दक्षिण भारत के अंदर, तो दक्षिण भारत में प्रूनिंग करते हैं तो पहली प्रूनिंग की जाती है अप्रैल में, प्रूनिंग की जाती है, उसे बोलते हैं बैकवर्ड बैकवर्ड प्रूनिंग, या इसे बोलते हैं फाउंडेशन प्रूनिंग। और बात करूं मैं दूसरी की जाती है, वो की जाती है फरवरी में, सॉरी वो की जाती है अक्टूबर में। और अक्टूबर वाली जो प्रूनिंग है उसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड प्रूनिंग, फॉरवर्ड प्रूनिंग। तो अब गाइस इनको याद करने का थोड़ा सा तरीका है। अपन बोलते हैं अप्रैल के अंदर क्या करते हैं, बैकवर्ड, तो अपन शॉर्ट लिख सकते हैं। अब ये 4 हो जाएगा गाइस अप्रैल, B4 हो जाएगा बैकवर्ड। ठीक है, और अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऑफ, O4 हो जाएगा गाइस अक्टूबर, F4 हो जाएगा गाइस फॉरवर्ड। तो गाइस अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि आप जैसे याद करो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे याद करो। मैंने तो इस पैटर्न से याद कर रखा, तो मैंने आपको ये पैटर्न भी बता दिया। लेकिन गाइस मैं बात करता हूं, अंगूर के अंदर जो फल आता है वो 1 वर्ष पुरानी शाखाओं के अंदर फल आता है। ये पॉइंट गाइस नोट करके लिखो। अंगूर में फलन 1 वर्ष पुरानी शाखाओं पर आता है। तो अंगूर में जो फलन है वो 1 वर्ष पुरानी शाखाओं पर आता है, ये अपने को पता होना चाहिए। पुरानी शाखाओं को क्या बोला जाता है, तो गाइस पुरानी शाखाओं को, पुरानी शाखाओं को कैन बोला जाता है, कैन के नाम से जाना जाता है। तो पुरानी शाखाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो पुरानी शाखाओं को कैन के नाम से जाना जाता है, ये अपने को पता होना चाहिए। अंगूर के अंदर क्या होता है, 1 वर्ष पुरानी शाखा है, उसके अंदर फल आएगा, ये अपने को पता होना चाहिए, ये चीज है। और गाइस मैं बात करूं, अंगूर के अंदर कुछ किस्मों के आधार पर अपन कितनी कलिकाएं छोड़ते हैं वो अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे थॉमसन सीडलेस है और पर्लेट, ये 2 किस्म ऐसे हैं, इनके अंदर अपन को 4 से 5 कलिकाएं छोड़नी चाहिए, बाकी को रिमूव कर देना चाहिए। तो किस्मों के आधार पर बात करूं तो यहां लिख लो एग्जांपल के तौर पे, किस्मों के आधार पर। तो पहली किस्म है थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, और दूसरी है परलेट। तो इसमें कितनी शाखाएं छोड़नी चाहिए, तो इसमें 4 से 5 कलिकाएं छोड़नी चाहिए, बाकी को रिमूव कर देना चाहिए, ये गाइस अपने को पता होना चाहिए। और एक आती है गाइस ब्यूटी सीडलेट, ब्यूटी सीडलेट्स के अंदर क्या करते हैं, 5 से 8 कलिकाएं छोड़ देते हैं। दूसरी आती है गाइस ब्यूटी सीडलेस, ये भी एक किस्म है ब्यूटी सीडलेस। तो ब्यूटी सीडलेस के अंदर क्या करते हैं, 5 से 8 कलिकाएं छोड़ते हैं, बाकी को रिमूव कर देते हैं।
अपने को पता तो है कि 1 वर्ष पुरानी शाखाओं पर फल आते हैं, तो जो भी नई शाखाएं उनको रिमूव कर देते हैं, जिससे कि बेल का जो वजन है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा और उससे अपने को आसानी से 1 वर्ष पुरानी शाखाओं के अंदर अधिक फल लगते हैं, तो अपन आराम से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये अपने को पता होना चाहिए। अगले बात करते हैं गाइस, कुछ गाइस इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली टर्म आती है गाइस वर्जेन। तो वर्जेन की डेफिनेशन है फलों का रंग जैसे ही हरे से पीले या लाल रंग में बदलने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि फल पकने की स्थिति में है, पकने की स्थिति में है। इस प्रक्रिया को वर्जेन कहा जाता है। तो वर्जेन किसे कहा जाता है? सिंपली भाषा में बात करते हैं, फल पकने की क्रिया को वर्जेन कहा जाता है। लेकिन अपने को ये लिख लेनी है, थोड़ा बड़ा करना अपने को, पेपर के अंदर थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वर्जेन क्या है? फलों का रंग जैसे ही हरे से पीला या लाल रंग में कन्वर्ट होता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि फल पकने की स्थिति में है, और इस क्रिया को बोलते हैं इस वर्जेन। अगला टर्म आता है इस कॉल्यूर। डेफिनेशन क्या है? अंगूर के पुष्पों या गुच्छों का भली प्रकार से ठहराव न हो पाना कॉल्यूर कहलाता है। कॉल्यूर क्या है? अंगूर के जो पुष्प है उनमें फल बनने से पहले ही पुष्पों का झड़ जाना कॉल्यूर कहलाता है। तो ये है गाइस कॉल्यूर टर्म, अपने को ध्यान होना चाहिए। अगला बात करते हैं मेलारेंडेज। मेलारेंडेज है अंगूर के गुच्छों में फलों का आकार समान ना हो पाना या बात करते हैं कोई फल बड़ा व कोई फल छोटा हो, इस प्रक्रिया को मेलारेंडेज कहा जाता है। तो मेलारेंडेज क्या है? अंगूर का मेलारेंडेज है अंगूर के गुच्छों का
अंगूर के गुच्छों में जो फलों का आकार है वो समान नहीं हो पाना, या तो कोई फल छोटा है या कोई फल बड़ा है, तो उसे बोलते हैं मिररल इंडेक्स। अगला पॉइंट आता है जिसके अंदर अपन बात करते हैं दैहिक विकार। तो अंगूर के अंदर कौन कौन से दैहिक विकार हैं वो अपने को पता होना चाहिए। तो अपन देखते हैं कौन कौन से दैहिक विकार हैं। तो अगला पॉइंट आता है दैहिक विकार। तो दैहिक विकारों के अंदर पहला दैहिक विकार आता है, वो आता है हैंड एंड चिकन विकार। पहला आता है हैंड एंड चिकन विकार। मतलब क्या है? मतलब है हैन का मीन्स होता है मुर्गी, चिकन का मीन्स होता है बच्चे। तो मतलब क्या है इसका? कुछ फल तो बड़े होते हैं, कुछ फल छोटे होते हैं। फल के गुच्छे के अंदर आपने देखा होगा कई फलों का आकार तो बड़ा हो जाता है, कई फलों का आकार छोटा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हैंड एंड चिकन विकार। और यह किसकी कमी के द्वारा होता है? तो हैंड एंड चिकन विकार है वो होता है बोरोन की कमी से। किसकी कमी के द्वारा होता है? बोरोन की कमी से। तो हैन एंड चिकन रोग किसके द्वारा होता है? बोरोन की कमी के कारण हैन एंड चिकन विकार। और दूसरे विकार की बात करते हैं। दूसरा विकार आता है पिंक बेरी। पिंक बेरी का मतलब है अंगूर के फल का गुलाबी रंग का हो जाना। पिंक बेरी है तो यह किसके कारण होता है? गुलाबी रंग का होता है उच्च तापमान के कारण। उच्च तापमान के कारण। तो पिंक बेरी विकार है वो किसके कारण? तीसरा विकार आता है कैलिक्स कैलिक्स एंड रोट। तो कैलिक्स एंड रोट होता है वो होता है कैल्शियम की कमी। कैलिक्स एंड रोट जो रोग होता है वो होता है कैल्शियम। चौथा विकार आता है शॉर्ट बेरी। शॉर्ट बेरी का मतलब क्या है? फल अपरिपक्व होता है, कठोर होता है और बेस्वाद होता है। तो अपरिपक्व, बेस्वाद और कठोर। तो गाइस इसका प्रवर्धन किसके साथ प्रवर्धन करते हैं? प्रबंधन प्रबंधन करते हैं इथेपोन E25 ppm की मात्रा। तो प्रबंधन किसके द्वारा करते हैं? इथेपोन E25 ppm की मात्रा द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। तो और अब बात करते हैं अगला रोगों की। तो अंगूर के अंदर कौन कौन से रोग हैं? तो यहां बात करता हूं मैं रोग। तो पहला रोग आता या मृदु आसिता, या मैं बात करूं तो इसे बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू। तो तलासीता, मृदु आसिता, या अपन बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। सॉरी, पाउडरी डाउनी मिल्ड्यू। तो यह रोग किसके द्वारा होता है? तो यह होता है कवक के द्वारा। और कवक का नाम क्या है? प्लाज्मोस्पोरा विटिकोला। तो गाइस पाउडरी मिल्ड्यू, सॉरी, डाउनी मिल्ड्यू, मृदु आसिता या तलासिता रोग यह होता है कवक के द्वारा। कवक, और कवक का नाम है प्लाज्मोस्पोरा विटिकोला। कवक का नाम है प्लाज्मोस्पोरा विटिकोला। विटिकोला, इस कवक के द्वारा यह रोग होता है।
और इसकी प्रबंधन प्रबंधन किया जाता है, वो किया जाता है बोरेक्स मिश्रण द्वारा। प्रबंधन प्रबंधन किया जाता है, वो किया जाता है बोरेक्स मिश्रण द्वारा। तो बोरेक्स मिश्रण के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। बोरेक्स मिश्रण के अंदर क्या क्या मिला हुआ होता है। तो बोरेक्स मिश्रण के अंदर पहला तो होता है कॉपर सल्फेट, दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्साइड और तीसरी होती है गाइस जल। तो इसके अंदर तीन कंटेंट होते हैं। तो पहला तो होता है कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्साइड और तीसरा होता है जल। कॉपर सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और जल, तो इनका अनुपात क्या रखते हैं? 4:50। अनुपात क्या रखते हैं? 4 अनुपात तो लेते हैं अपन कॉपर सल्फेट का, 4 ही लेते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और 50% लेते हैं अपन जल का, ये अपन रखते हैं। और गाइस मैं बात करूं बोरेक्स मिश्रण की, तो बोरेक्स मिश्रण की खोज किसने की? तो बोरेक्स मिश्रण की खोज पीए मिलारेडेट, पीए मिलारेडेट ने इसकी खोज की थी और इसकी खोज की थी गाइस 1885 ईस्वी में। बोरेक्स मिश्रण की खोज किसने की? पीए मिलारेडेट ने 1885 में। और बोरेक्स मिश्रण के अंदर तीन कंटेंट मिलाए जाते हैं और इनका अनुपात क्या रखा जाता है? 4:4:50, ये इनका अनुपात रखा जाता है। और इसको मैं बात करूं, ये तो हो गया पहला प्रबंधन बोरेक्स मिश्रण द्वारा कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं अपन रेडोमिल का प्रयोग करके। तो दूसरा इसका तो प्रबंधन करते हैं, पहला तो अपन कर देते हैं गाइस बोरेक्स मिश्रण से और दूसरा करेंगे अपन रेडोमिल। बोरेक्स मिश्रण नहीं है तो अपन दूसरा करते हैं प्रबंधन, वो करते हैं रेडोमिल। अगर बोरेक्स मिश्रण अपने पास में नहीं है तो अपन रेडोमिल का प्रयोग करके अपन प्रबंधन किया जाता है, रेडोमिल का प्रयोग। रेडोमिल का प्रयोग करके तुलासिता, मृदु आसिता या अपन बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू रोग का रोकथाम कर सकते हैं। और गाइस मैं बात करूं रेडोमिल का, यह क्वेश्चन डब्ल्यू एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर 2018, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर 2018 के एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि पाउडरी डाउनी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम के लिए कौन से किसका प्रबंधन किया जाता है? और ऑप्शन में था रेडोमिल। तो ये अपने को पता होना चाहिए, डब्ल्यू के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला रोग आता है गाइस पाउडरी मिल्ड्यू। सेकंड रोग है पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू है वो होता है कवक के द्वारा, और कवक का नाम है अंसिनुला नेक्टर। अंसिनुला नेक्टर कवक है, उसके द्वारा होता है पाउडरी मिल्ड्यू। और गाइस इसका प्रबंधन किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है केराथेन, केराथेन का उपयोग करके। केराथेन क्या है? तो गाइस केराथेन है वो है सल्फर युक्त कवकनाशी। केराथेन क्या है? केराथेन है सल्फर युक्त कवकनाशी। तो ये होते हैं गाइस इसके अंदर रोग। अब अपन बात करते हैं गाइस अंगूर की किस्मों की, कौन कौन सी किस्में, प्रमुख किस्मों की बात करते हैं तो किस्म भी देख लेते हैं। तो अपन बात करते हैं प्रमुख किस्में। तो किस्मों की बात करते हैं तो
चैंपियन, बेंगलोरा ब्लू, थॉमसन सीडलेस, परलेट, ब्यूटी सीडलेस, अनावेश शाही, कोन कार्ड, कसावा, डिलाइट और है अर्ली मस्कट। तो ये गाइस इसके अंदर किस्म है कुछ 10 किस्म है इसके अंदर। तो पहली है गाइस चैंपियन, बेंगलोरा ब्लू, थॉमसन सीडलेस, पर्लेट, ब्यूटी सीडलेस, अनाबे शाही, कॉनकॉर्ड और पर्ल ऑफ कसावा, डीलाइट और अर्ली मस्कट। अब मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन सी किस्में ध्यान रखनी है। तो डबल स्टार जहां मैं लगा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको तो पता होना ही चाहिए कि ये किस किस की किस्म है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। चैंपियन के बारे में अपने को पता होना चाहिए। अगला अपने को पता होना चाहिए अनाब एसआई के बारे में, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, जो किस्म गाइस क्वेश्चनों के अंदर पूछी जाती है। मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, आपको भी वहां डबल स्टार लगा लेना। कौन कौन कार्ड ये भी गाइस इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, चैंपियन है, अनाबे साई है, कौन कार्ड है और एक है थॉमसन सीडलेस। तो ये वैरायटी है, इंपॉर्टेंट है, ये अपने को पता होना चाहिए। इन औरों के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन जो मैंने डबल स्टार लगा रखे इनके बारे में तो आपको जरूर पता होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा किसमिस के लिए कौन सी वैरायटी उपयुक्त है। किसमिस बाली किस्म, किसमिस कौन सी किस्मों से बनती है, तो उनके लिए कौन सी किस्म है किसमिस के लिए, तो किसमिस के लिए है ब्यूटी सीडलेस, और दूसरी है थॉमसन सीडलेस। तो किसमिस के लिए दो वैरायटी है, ब्यूटी सीडलेस और थॉमसन सीडलेस। इन वैरायटियों से किसमिस तैयार की जाती है, और ये है गाइस पूरी वैरायटी तो ये, लेकिन किसमिस के लिए ब्यूटी सीडलेस और थॉमसन सीडलेस, ये अपने को पता होना चाहिए। थॉमसन सीडलेस की क्लोन किस्म, तो थॉमसन सीडलेस है, उसकी कुछ क्लोन किस्म है, वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो क्लोन किस्म है तो पहली क्लोन किस्म है से गणेश, दूसरी है सोनाका, तीसरी है मानिक चमन, तो क्लोन वैरायटी कौन सी है, थॉमसन सीडलेस की क्लोन वैरायटी है गणेश, ताश है गणेश, सोनाका, मानिका, मानिका चमन और किस्मिस चारनी, ये है इसकी क्या है क्लोन किस्म है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। और अन्य अगला अपन बात करते हैं डिब्बाबंदी के लिए। तो डिब्बाबंदी के लिए थॉमसन सीडलेस, परलेट,
थॉमसन सीडलेस, पर्लेट, और एक वैरायटी आती है पूसा सीडलेस। तो डिब्बाबंदी के लिए कौन कौन सी वैरायटी है? थॉमसन सीडलेस, पर्लेट और पूसा सीडलेस। इनके इन किस्मों की अपन डिब्बाबंदी करते हैं। और कुछ तो अन्य किस्में हैं, अन्य किस्में हैं दिलखुश और दूसरी है अर्का कंचन। अन्य किस्में कौन सी हैं? दिलखुश और अर्का कंचन, ये अपने को पता होना चाहिए। तो अपन ने अंगूर के बारे में पूरा कुछ पढ़ लिया है। तो अपन किस्मों की बात करें तो किस्में हैं 10, ये अपने को पता होना चाहिए। लेकिन मैं बात करूं किसमिस के लिए कौन सी किस्में? ब्यूटी सीडलेस और थॉमसन सीडलेस। और थॉमसन सीडलेस की कुछ क्लोन किस्में हैं जो थॉमसन सीडलेस से मिलकर बनी हुई हैं। तो वो है ताश ए गणेश, सोना का और मानी का चमन और किस्में चारनी। और डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्में कौन सी हैं? वो है थॉमसन सीडलेस, पर्लेट और पूसा सीडलेस। अन्य किस्में कौन सी हैं? दिलखुश और अर्का, दिलखुश और अर्का कंचन, ये हैं अन्य किस्में। इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो गाइस आज अपन अंगूर के बारे में पूरा पढ़ लिया। आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जरूर जुड़े गाइस। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोज डालते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके।